हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम बायो की क्लास शुरू करेंगे, 12th बायो। मैं संजय। देखना, हम बायो की क्लास शुरू करने जा रहे हैं तो मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे और आप पूरे मनोयोग से पूरे ध्यान से पूरा वीडियो सुनेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आए तो आप उसको मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। देखना, अपन बायो में पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जीवों में जनन। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। देखो, जीवों में जनन, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। जीवों का मतलब यहाँ पर सजीव की बात हो रही है और जनन का अर्थ आप जानते हो। तो सजीव कौन से होते हैं? सजीव के बारे में डेफिनेशन अपन करें तो अपन 11th क्लास से पढ़ते आए कि सजीव क्या होते हैं। कि सजीव के बारे में अगर अपन एक्सप्लेन करें तो सजीव क्या होता है। सजीव के बारे में अपन बहुत सी परिभाषा दे सकते हैं। जैसे सजीव वे होते हैं जो श्वसन की क्रिया करते हैं, सजीव वे होते हैं जो भोजन ग्रहण करते हैं, सजीव वे होते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं, सजीव वे होते हैं जो भोजन का पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं, सजीव वे होते हैं जो उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, सजीव वे होते हैं जो अवशोषण की क्रिया करते हैं, और सजीव वे होते हैं जो स्वांगीकरण की क्रिया करते हैं। इसके अलावा सजीव वे होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। सजीव वे होते हैं जो जनन के द्वारा अपनी संतान उत्पन्न करते हैं। तो इन सभी को अपन एक परिभाषा के रूप में सजीव बोल सकते हैं। तो सजीव किसे कहेंगे? कि वे जीव जो भोजन ग्रहण करे, भोजन का पाचन करे, पचे हुए भोजन का अवशोषण करे, अवशोषण के बाद भोजन का करे, स्वांगीकरण करे, स्वांगीकरण करने के बाद अपशिष्ट का उत्सर्जन करे, श्वसन की क्रिया करे, जनन की क्रिया करे, गति करे, तो वो जीव क्या कहलाएंगे? सजीव कहलाएंगे। और अपन पढ़ेंगे सजीवों में जनन। देखना, एक अगर कोई भी जीव है, मान लो 2005 में पैदा हुआ था, कोई भी जीव जो 2005 में पैदा हुआ और जो 2010 के अंदर उस जीव की क्या हो गई? डेथ हो गई, तो अपन बोल सकते हैं कि ये जीव कितने वर्षों तक जिंदा रहा? इन दोनों के बीच 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो उस जीव का जीवन काल क्या हुआ? 5 वर्ष। तो आपसे सीधी सी बात, आपसे परिभाषा पूछे कि जीवन अवधि किसे कहते हैं? क्या पूछे कि जीवन अवधि किसे कहते हैं? तो अपन क्या कहेंगे कि 2005 में तो इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, और 2010 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इस जन्म से इस मृत्यु के बीच का जो समय अंतराल है उसी को क्या कहेंगे? जीवन अवधि कहेंगे। समझ रहे हो? तो आप क्या बोलोगे कि जीवन अवधि किसे कहते हैं? कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु। प्राकृतिक मृत्यु का मतलब है कि उसकी डेथ हो गई। ये नहीं है कि अपन उस जीव को जानबूझ के मार रहे हैं तो उसको उसकी मृत्यु बोलोगे। कि प्राकृतिक रूप से उसकी मृत्यु हुई है, किसी भी कारण से, बीमारी से हुई है, अन्य किसी वजह से हुई है, तो वो प्राकृतिक मृत्यु। तो आप क्या बोलोगे? आपसे पूछे कि जीवन अवधि किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? कि कोई भी जीव जिसका जन्म हुआ हो, उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक बीच के समय को क्या कहते हैं? जीवन अवधि। तो अपन ने किसकी डेफिनेशन पढ़ी? जीवन अवधि। तो जीवन अवधि किसे कहेंगे? कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को बोल सकते हो, या काल को क्या बोल सकते हो? जीवन अवधि बोल सकते हो। कि जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु
उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय या काल को जीवन अवधि कहते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए जीवन अवधि किसे कहते हैं, आप सोचते हो कि मुझे तो नहीं आ रहा, तो आप सीधा सा दिमाग लगा सकते हो कि आप 2005 में पैदा हुआ, कोई भी जीव है, मान लो 2010 में पैदा हुआ, 2020 में डेथ हुई, 10 साल जिंदा रहा, तो आप क्या बोलोगे कि उस जीव के जन्म से लेकर और उस जीव की प्राकृतिक मृत्यु के बीच जो भी समय अंतराल आया, जो भी समय आया, वो क्या कहलाएगी, उसकी जीवन अवधि कहलाएगी। अब देखना कि कोई भी जीव है उसकी मृत्यु होगी, तो प्रकृति के अंदर कोई भी जीव जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जीव है पैदा हो गया वो लाखों करोड़ों वर्षों तक जिंदा ही है, मतलब आज तक पृथ्वी पे है। अगर मनुष्य है, मनुष्य ने पृथ्वी पर जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद में अगर मनुष्य की मृत्यु ना होती तो पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों की संख्या इतनी बढ़ जाती कि अन्य जीवों पर रहने के लिए जगह नहीं मिलती। तो अपन क्या बोल सकते हो कि कोई भी जीव जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु क्या है, निश्चित है। इसका मतलब कोई भी जीव क्या नहीं है, अमर नहीं है। कोई भी जीव क्या नहीं है, अमर नहीं है। लेकिन इसका अपवाद है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिका यानी वन सेलुलर, यानी जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, जिनमें पाचन है, श्वसन है, गमन है, जनन है, ये सब क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न हो रही हो, वो जीव कौन से होते हैं, एक कोशिकीय। तो आपसे पूछ लिया जाए कि उन जीवों का नाम बताइए जो अमर है यानी जिनकी मृत्यु नहीं होती है, तो वो जीव कौन से होते हैं, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीवों में भी अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे, एक कोशिकीय जीवों में कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव है, जैसे आप बोल सकते हो पैरामीशियम है, जैसे यूग्लिना है, हाइड्रा है, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो इन जीवों की कभी मृत्यु नहीं होती, तो ये क्या है, इसके अपवाद की इनकी कभी मृत्यु नहीं होती, अमर रहते हैं। अब दूसरा पॉइंट है अपना जनन, कि जीवों में जनन क्या है। जनन का अर्थ है संतान पैदा करना। तो जीव जनन क्यों करते हैं, जैसे अपनी ये स्कूल है, रुक्मिणी स्कूल ही है, इनके जो सर हैं, मान लो कपिल जी सर ही हैं, कपिल जी सर है, जैसे कपिल जी सर है, ये 50 साल तक जिंदा रहे। अपन ये जानते कि ये स्कूल कपिल जी सर के नाम से चल रही है। अगर 50 साल बाद में कपिल जी सर की यहाँ पे डेथ हो जाए और कपिल जी सर के कोई संतान नहीं है, कपिल जी सर के कोई संतान नहीं है, तो अपन आने वाले भविष्य में क्या बोलेंगे कि यहाँ पर कपिल जी सर रहा करते थे, आज वो नहीं है। अगर इन्हीं का कोई बेटा पैदा हो जाए, तो अगर अब बेटा है या बेटी है, इनका कोई बेटा है या बेटी है, अगर कपिल जी सर नहीं रहे तो उनके बाद मान लो इनकी बेटी है वो यहाँ रह रही है या इनका बेटा यहाँ रह रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर कपिल जी सर का बेटा रहता है या कपिल जी सर की बेटी रहती है, मतलब इनके मरने के बाद भी इनका अस्तित्व क्या है, जिंदा है। कि सर के जाने के बाद भी इनका अस्तित्व क्या है, जिंदा है। तो आप क्या बोल सकते हो कि कोई भी जीव जनन क्यों करता है, अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए। अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए कोई भी जीव क्या करता है, जनन की क्रिया करता है। तो इसी को अपन एक परिभाषा के रूप में कैसे बोलोगे, आपसे पूछ लिया जाए कि जनन किसे कहते हैं। जैसे देखो आपने देखा कि मनुष्य है, उसके मनुष्य का ही बच्चा पैदा होता है, ये नहीं है कि मनुष्य के आज गाय का बछड़ा पैदा हो गया, बकरी का बच्चा पैदा हो गया, ऐसा नहीं है कि मनुष्य है उसके मनुष्य का ही बच्चा पैदा होता है, गाय है उसको गाय का ही बच्चा पैदा होगा। तो अपनी ही जाति के जीवों को, अपने ही समान जीवों को क्या करते हैं, वो जन्म देते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि जनन किसे कहते हैं, कि जीवों में पाए जाने वाली वो क्रिया जिनके द्वारा वो अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखते हैं तथा अपने समान संतान पैदा करने की करते हैं, वो क्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। तो आप मुझसे पूछे कि जनन किसे कहेंगे, तो इसी बात को आप एक परिभाषा के रूप में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे कि कोई भी जीव अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने समान संतान पैदा करता है, उसी को जनन करते हैं।
तो आपसे पूछा जाए कि जीव जनन क्यों करते हैं? अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए। अगर किसी भी जैसे मनुष्य जाति के जीव है, उन्होंने बच्चे पैदा करना बंद कर दिया तो आने वाले 50-60 साल बाद में मनुष्य जाति का जीव यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसलिए जनन की क्रिया करना क्या है? आवश्यक है, ताकि उनके जाति का क्या बना रहे? अस्तित्व बना रहे। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो एक बात और है कि जनन है, जनन की परिभाषा अपन ने देख ली है। अब कोई भी जीव है, जैसे अपन जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जीवों में होने वाली जो जनन की क्रिया है वो 2 प्रकार से जनन होता है। जीवों में जनन कितने प्रकार का होगा? 2 टाइप का होगा। एक होता है अलैंगिक जनन, एक तो होता है आपका अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे अपन सीधा सा एग्जांपल है, जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में एक मादा होता है और एक जीव क्या होता है? नर होता है। मादा होता है उसमें मादा युग्मक होगा, मादा में मादा युग्मक होगा और नर में नर युग्मक होगा। अच्छा, मादा का मादा युग्मक नर के नर युग्मक के साथ मिलेगा तो एक संरचना बनेगी जिसे बोलेंगे युग्मनज यानी जायगोट। और इसी जायगोट से फिर भ्रूण शिशु का निर्माण होगा। तो इसमें 2 जीव भाग ले रहे हैं, एक मादा भाग ले रहा है, एक नर भाग ले रहा है। तो ये क्रिया तो क्या आपकी लैंगिक जनन है। लेकिन कभी कभी आपने बारिश के मौसम में देखा होगा, बारिश के मौसम में आपने घर के अंदर कोई पेड़ है उसकी रूट है उसको काट के कभी गीली मिट्टी में चुभोया होगा, या फिर उसका स्टेम है, तना है, उसको काट के गीली मिट्टी के अंदर चुभोया होगा। तो उससे देखा होगा कुछ समय बाद जैसे नमी रहती है लगातार कुछ दिनों तक, तो वो नया पौधा बन जाता, तैयार हो जाता है। तो वो क्रिया कौन सी है? अलैंगिक जनन है, कि उसमें आपने कोई नर या मादा 2 का योगदान हुआ क्या? नहीं हुआ। तो वो क्रिया क्या है? अलैंगिक जनन है। तो आपसे पूछे कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? कि जनन की वो विधि, अगर आप परिभाषा बनाते हो तो जरूरी नहीं है आप जैसे बुक में लिखा होता है, नोट्स में लिखा होता है, हूबहू वैसी की वैसी डेफिनेशन लिख के आओगे। अपने दिमाग से किसी भी टॉपिक को आप समझ लेते हो, उसके बाद अपनी भाषा में लिखो, सही है वो। तो आप क्या लिखोगे? अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? कि जनन की वो विधि जिसमें एक ही जीव भाग लेता है। क्या करता है? एक ही जीव भाग लेता है, एक ही जीव भाग लेता है, तो वो क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन कहलाएगा। अब दूसरी बात ये है कि इसमें एक जीव भाग लेता है, लेकिन बनने वाला जो जीव है वो अपने ही जनक के क्या होता है? बिल्कुल समान होता है। जैसा उसका जनक होता है उसी के समान उसकी क्या होगी? संतति होगी। तो वो जनन क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन, इन दोनों पॉइंट को आप एक साथ ऐड कर दोगे तो इसकी परिभाषा बन जाएगी कि अलैंगिक जनन किसे कहेंगे? कि जनन की वो विधि जिसमें एक ही जीव भाग लेता है, अपने समान संतान पैदा करता है, वो क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन। अच्छा, अगर लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन में एक मादा है, एक नर है, 2 जीव भाग लेते तो जीवों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। मादा का मादा युग्मक भाग लेगा, नर का नर युग्मक भाग लेगा, दोनों मिलके आपस में बनाते हैं युग्मनज। नर का, जैसे मनुष्य की बात करें, जीवों की बात करें, तो नर में होता है शुक्राणु और मादा में होगा अंडाणु। तो मादा का अंडाणु नर के शुक्राणु के साथ मिलकर एक संरचना बनाता है जिसका नाम होगा युग्मनज यानी जाइगोट। जाइगोट बनेगा, उससे भ्रूण का शिशु का निर्माण होगा। तो इसमें 2 जीव भाग ले रहे हैं। तो आप देखो कि लैंगिक जनन की क्रिया में कितने जीव भाग लेते हैं? 2 जीव, 2 जीव भाग लेते हैं। अब दूसरी बात ये कि ये मादा है, मान लो ये मादा का डीएनए है और ये नर का डीएनए है, दोनों का डीएनए सेम तो नहीं हो सकता कि मादा का डीएनए और नर का डीएनए, अच्छा दोनों के युग्मक है वो मिले हैं, तो मतलब मादा का युग्मक मिला है, मतलब मादा का डीएनए मिला और नर का डीएनए मिला, दोनों ने मिलकर के एक नए डीएनए का निर्माण कर दिया।
कि मादा का डीएनए अलग था, नर का डीएनए अलग था, दोनों ने मिलकर एक नए डीएनए का निर्माण कर दिया। नए डीएनए का निर्माण कर दिया, इसका मतलब डीएनए क्या होगा, इन दोनों से डिफरेंस होगा, अलग होगा। इसका मतलब बनने वाला जीव भी क्या होगा, अलग होगा, समान नहीं होगा। तो इन दोनों बातों को आप एक जगह ऐड कर दोगे तो क्या बोलोगे कि जनन की वह विधि जिसमें दो जीव भाग लेते हैं तथा बनने वाली संतान जनकों के समान नहीं हो, वो क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन कहलाएगा। समझ रहे हो? अपन ने क्या पढ़ा, एक तो जीवन अवधि की परिभाषा पढ़ी, दूसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा जनन पढ़ा। तो जीवन की अवधि आप समझ गए होंगे कि कोई भी जीव जब इसका जन्म होता है और उसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है, उन दोनों के बीच का समय या बीच का अंतर, बीच का काल क्या कहलाएगा, जीवन अवधि कहलाएगा। दूसरी बात अपने पढ़ी जनन किसे कहते हैं कि कोई भी जीव अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने समान ही संतान पैदा करे, वो क्या है, जनन होगा। अच्छा, जनन होता है वो दो टाइप का होगा, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होगा उसमें एक ही जीव भाग लेता है और बनने वाले जीव क्या होंगे, उसी के समान होंगे। क्यों? जैसे आपने एक पेड़ है, उस पेड़ की रूट को काट के किसी दूसरी जगह चुबो दिया, तो इसमें जो डीएनए था वही डीएनए इसमें आएगा, डीएनए में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो इसकी जो आकृति होगी, इसका जो डीएनए होगा उसी के समान ये नया जीव पैदा होगा। तो अपन क्या बोलोगे कि एक ही जीव हो और समान बने तो वो अलैंगिक जनन, जब जीव दो हो असमान बने, अलग बने, तो वो क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन। अब अपन अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन होता है वो जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन की विधियां, देखो अलैंगिक जनन की विधियां, वैसे अब बहुत सी विधियां, लेकिन अपन 4-5 प्रकार की विधियां पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। देखो पहली विधि है द्विविखंडन, या इसका आप द्विविभाजन भी बोल सकते हो, द्विविभाजन। देखना ये जो विधियां हैं इनको आप ध्यान से पढ़ोगे। इन विधियों के नाम की बजाय इन विधियों के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक उदाहरण आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है कौन सी विधि द्वारा होता है, यूग्लिना में कौन सी विधि द्वारा होगा, पैरामीशियम में कौन सी विधि द्वारा होगा। तो देखो द्विविखंडन विधि या द्विविभाजन विधि, द्वि का मतलब क्या होता है, दो। इसके नाम से आप निकाल सकते हो, द्वि का अर्थ क्या होता है, दो, और विभाजन का अर्थ होता है बंटवारा या बांटना। द्विविभाजन का अर्थ है, द्वि का अर्थ होता है दो, द्वि का अर्थ होता है दो और विभाजन का अर्थ होता है बंटवारा या बांटना। कि कोई भी जीव है, कोई भी जीव, उसका शरीर दो भागों में बंट जाए। देखो इसकी डेफिनेशन इसके नाम से याद होने वाली, द्वि का अर्थ होता है दो, विभाजन का अर्थ होता है बांटना या बंटवारा। कि कोई भी जीव है उसका शरीर दो बराबर भागों में बंट जाए तो वो क्या कहलाएगा, द्विविभाजन कहलाएगा। जैसे इस प्रकार का जो जनन होता है वो कौन से जीवों में पाया जाता है, जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये तीनों ही क्या है, वन सेलुलर जीव है, एकोशिकीय जीव है। और इन जीवों में जो जनन होता है वो द्विविभाजन या द्विविखंडन विधि द्वारा होता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि अमीबा में जनन कौन सी विधि द्वारा होगा, यूग्लिना में जनन कौन सी विधि द्वारा होगा, पैरामीशियम में जनन कौन सी विधि द्वारा होगा। तो आप बताओगे कि आपकी द्विविभाजन या द्विविखंडन विधि द्वारा होता है। आपसे पूछा जाए कि द्विविभाजन या द्विविखंडन विधि क्या है, तो आप क्या बोलोगे, द्वि का अर्थ होता है दो। कि कोई भी जीव है उसका शरीर दो बराबर भागों में बंट जाए और प्रत्येक भाग क्या बना ले, नए जीव का निर्माण कर ले, तो वो क्या कहलाएगा, द्विविभाजन।
जैसे देखो अपन अमीबा की बात करें, आपसे पूछ लिया जाए कि अमीबा में जनन कौन सी विधि द्वारा होता है और कैसे होता है, समझाइए। जब देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि समझाइए, तो फिर आपको उदाहरण बिना पूछे ही देना होता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करनी होती है। तो देखो अमीबा की बात करें तो अमीबा एकोशिकीय जीव है, इसका आकार कोई फिक्स नहीं है, मतलब इसकी जो आकृति होती है वो बदलती रहती है। जैसे अपन कैसे भी बना सकते हो, आप अमीबा का डायग्राम कैसे भी बना सकते हो कि अमीबा का आकार कोई फिक्स नहीं होता, ये अपना आकार होता है वो बदलता रहता है। जैसे ये अपना कोई अमीबा है, ये अमीबा है और ये इसका केंद्रक है, ये अमीबा की आकृति बदलती रहती है, ये अमीबा है। और इस अमीबा में द्विविभाजन विधि द्वारा जनन होता है, तो इस अमीबा के शरीर के किसी भी भाग में खांच बनना शुरू हो जाती है। जैसे ये अमीबा है, यहाँ इसका शरीर धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, ये अमीबा धीरे धीरे इसका केंद्रक होता है वो भी दो भागों में डिवाइड होता जाता है, और ये खांच धीरे धीरे पास आती जाती है, पास आती जाती है, अंत में ये दोनों एक दूसरे को टच करके अलग हो जाएंगे। तो इसका जो केंद्रक होता है वो दो भागों में विभाजित हो जाएगा। जैसे ये अमीबा, इसका केंद्रक है वो भी दो भागों में डिवाइड होगा। अब ये अमीबा क्या करेगा, यहाँ से टूट करके अलग हो जाएगा। अब एक अमीबा से दो अमीबा बन गए। अब ये वृद्धि करके नए जीव का निर्माण कर लेगा और ये वृद्धि करके नए जीव का निर्माण कर लेगा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अमीबा में जनन कैसे होगा, तो आप बोलोगे कि द्विविभाजन विधि के द्वारा होता है। कैसे होता है कि अमीबा होता है एक कोशिकीय जीव होता है, इसकी आकृति होती है वो बदलती रहती है। जैसे ही अमीबा में जनन की क्रिया होगी तो अमीबा के शरीर का कोई भी भाग धीरे धीरे क्या होता है, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, मतलब अंदर की ओर खांच बनना शुरू हो जाती है। ये खांच धीरे धीरे अंदर की ओर वृद्धि करती जाती है, अंदर की ओर वृद्धि करती जाती है, और अंत में एक अमीबा से दो संतति अमीबा बन जाते हैं। तो ये आपकी विधि हो गई द्विविखंडन विधि। तो देखो बायो में किसी भी क्वेश्चन के साथ अगर उसमें डायग्राम उससे रिलेटेड है तो वो डायग्राम आपको बनाना होता है। तो आप द्विविखंडन विधि मैं आशा करता हूं कि आप द्विविखंडन विधि आसानी से समझ गए होंगे। अब पुनः रिपीट कर देता हूं कि द्वि का अर्थ होता है दो, विखंडन का अर्थ होता है बंटवारा, कि जीव का शरीर दो भागों में बढ़ जाए, दोनों भाग वृद्धि करके नए जीव का निर्माण कर ले, तो वो क्या है, द्विविखंडन या द्विविभाजन विधि है। कौन सी जीव में पाई जाती है, एकोशिकीय अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम में पाई जाती है। आपसे पूछे अमीबा में जनन क्या होगा, तो अमीबा की आकृति क्या होती है, बदलती रहती है। अमीबा के शरीर के किसी भी भाग में इस प्रकार से खांच बनना शुरू हो जाती है, धीरे 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 ये खांच क्या होती है, अंदर की ओर वृद्धि करती जाती है, उसका केंद्र दो भागों में बट जाएगा और वृद्धि करती 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 अंत में क्या होता है, ये मिल जाएंगे, दोनों भाग मिल जाएंगे, तो ये टूट करके अलग हो जाएगा। एक अमीबा ये बन गया, एक अमीबा ये बन गया, दोनों क्या करेंगे, वृद्धि करना शुरू कर देंगे। फिर इनमें क्या होगा, प्रत्येक में फिर वो खांच बनना शुरू होगी और फिर एक अमीबा से दो अमीबा बन जाएंगे। इस प्रकार इनमें ये चलता रहेगा। अब देखो दूसरी विधि की बात करें तो दूसरी विधि होती है अलैंगिक जनन की, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, देखो बीजाणु जनन विधि द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि बीजाणु जनन का मतलब होता है कि बीजाणुओं के द्वारा होने वाला जनन। कि इस विधि के अंदर क्या होगा कि जो भी जीव है जिसमें जनन होगा उस जीव में सबसे पहले क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, और वो बीजाणु क्या करते हैं, हवा के द्वारा, पानी के साथ या अन्य किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, और उन बीजाणुओं के अंदर क्या होता है, अंकुरण की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होगी, अंकुरण की क्रिया होगी, और अंकुरण की क्रिया के द्वारा एक जीव से संतति जीव का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो आपसे पूछे कि बीजाणु जनन विधि किसे कहते हैं,
तो आप बोलोगे अलैंगिक जनन की वह विधि, मतलब अलैंगिक जनन की विधियां ही पढ़ रहे हैं। तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव में बीजाणुओं का निर्माण होता है, उन बीजाणुओं में अंकुरण की क्रिया होगी, अंकुरण की क्रिया के द्वारा नए जीव का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, बीजाणु जनन कहलाता है। कि जनन की वो विधि जिसमें बीजाणुओं का निर्माण हो, बीजाणुओं में अंकुरण हो, अंकुरण के बाद नई संतति का निर्माण हो, तो वह क्रिया क्या कहलाएगी, बीजाणु जनन। जैसे बीजाणु जनन की बात करें तो बीजाणु जनन एग्जाम्पल उदाहरण आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि इन विधियों के अंदर आपसे उदाहरण ही पूछे जाते हैं। तो बीजाणु जनन द्वारा जनन होता है पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम ये कवक होती है, पेनिसिलियम क्या है, एक कवक है। पेनिसिलियम एक कवक है और इस पेनिसिलियम में क्या होता है, बीजाणु जनन होता है। अब आपसे एक्सप्लेन के रूप में पूछ लिया जाता है कि पेनिसिलियम में जनन कौन सी विधि द्वारा होता है, समझाइए। तो आप सीधा सा आंसर दे सकते हो कि बीजाणु जनन विधि द्वारा होता है। फिर आपसे पूछा गया कि कैसे होता है, तो समझाइए। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि पेनिसिलियम है क्या, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ उसका डायग्राम भी आपको अच्छे से याद होगा। तो देखो आप पेनिसिलियम का डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो ये आपका पेनिसिलियम, इस प्रकार इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, बीजाणु लगे होते हैं। और ये बीजाणु यहां से निकलकर अलग हो जाएंगे और इन बीजाणुओं के अंदर क्या होगा, अंकुरण की क्रिया होगी। अंकुरण की क्रिया के द्वारा नया संतति पेनिसिलियम जीव बन जाएगा जो वृद्धि करके नए जीव का निर्माण करेगा। तो आप बोलोगे कि पेनिसिलियम होता है, उसमें बीजाणु के द्वारा जनन होता है, पेनिसिलियम के शरीर पे बीजाणु का निर्माण होता है। ये बीजाणु उनके शरीर से अलग होकर के गिर जाते हैं, उनमें अंकुरण की क्रिया होती है, अंकुरण की क्रिया के द्वारा नए संतति पेनिसिलियम का निर्माण होता है। आगे की जो विधियां हैं वो कल देखेंगे। ओके बाय।